जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम भारत की प्रमुख मृदाओं के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगभग एग्जामों में इनसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मृदा मृदा एक गतिशील माध्यम है जिसका निर्माण भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं के द्वारा होता है। अब ये भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाएं मृदा के निर्माण में कैसे सहायक होती हैं, हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान के चलिए एक चट्टान है। अब चट्टान क्या है, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा उस चट्टान में दरार बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही दरार बढ़ेगी तो ये सबसे पहले कौन सी क्रिया हुई? भौतिक क्रिया हुई, जिसमें तापमान ने चट्टान में दरार लाने का काम किया। अब कुछ मौसम में फिर परिवर्तन आया, तो जैसे आंधी का एक रूप ले लिया मौसम ने। अब बहुत तेजी से एक आंधी आ रही जो क्या कर रही, चट्टान के साथ संपर्क में आती है और उसमें दरार के कारण कुछ कण उपस्थित थे, तो उन कणों को वो उड़ाकर वायु अपने साथ ले जाती है और कहीं ले जाकर वो छोड़ देती है। तो जैसे ही वो कण जिस जगह पर गिरते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ सूक्ष्म जीव होते होंगे, कुछ कवक होते होंगे, कुछ बैक्टीरिया होते होंगे, जो क्या करते हैं कि उस कण के साथ उसको अपघटित करने में, यानी उसको तोड़ने में अपनी भूमिका निभाते हैं। और जैसे ही उसको तोड़ने में वो सक्षम हो जाते हैं तो वो धीरे वही कण क्या हो जाते हैं, एक मिट्टी का आकार ले लेते हैं। तो इसी आधार पर मृदा का निर्माण होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। कार्बनिक कौन से होंगे? जैसे कोई ह्यूमस यानी खाद हो गई, ये कार्बनिक पदार्थ कहलाएंगे। अकार्बनिक कौन से कहलाएंगे? जैसे जल, वायु, ये सब क्या कहलाएंगे? आपके अकार्बनिक पदार्थ कहलाएंगे। अब मृदा के निर्माण के कारक कुछ हैं, जैसे सेल को क्या बोलते हैं? चट्टान। फिर स्थलाकृति होती है, जलवायु होती है, जैविक क्रियाएं होती हैं और लास्ट में होता है समय। कुछ टाइम के बाद ही क्या होता है, जब कण धीरे धीरे मृदा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये 5 कारक होते हैं जो मृदा को निर्माण में सहायक होते हैं। इसके बाद मृदा में अम्लता और क्षारीयता का माप पीएच स्केल के माध्यम से किया जाता है। जब भी मृदा में हाइड्रोजन के आयनों की मात्रा अधिक होती है तो उसमें अम्लीयता का गुण उपस्थित होता है, लेकिन जब पोटेशियम और सोडियम ऋण आयनों की मात्रा मृदा में अधिक होती है तो उसमें क्षारीयता का गुण पाया जाता है, जो पौधों के लिए हानिकारक होता है। इन्हें नियंत्रित करने के लिए पीएच स्केल के द्वारा अम्लता और क्षारीयता की जो रेंज है वो 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए, जिससे पौधे अपनी सारी क्रियाएं सामान्य रूप से कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। आपने देखा होगा पीएच स्केल जो होता है उसकी वैल्यू 1 से 7 में अम्लीयता को दर्शाता है और 7 से 14 में क्षारीयता को दर्शाता है। तो इसमें क्या है, इसमें बोला गया कि 6 से 7.5 के बीच में अगर रेंज होती है तो वहाँ पर पौधे अपनी सारी क्रियाएं समान रूप से कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। तो क्योंकि इनमें ना तो ज़्यादा अम्लीयता का गुण होगा ना ही क्षारीयता का गुण होगा, जिस कारण वो अपनी क्रिया कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। इसलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने भारतीय मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। तो पहली है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती हैं, जो क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43.4% भाग पर जलोढ़ मिट्टी मिलती है। इनका निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है, मतलब नदियों के द्वारा बहा कर ला दिए जाते हैं। निक्षेपण मतलब साथ में लेकर आना। ये राजस्थान की एक संकीर्ण गरियाले से होती हुई ये मृदाएं गुजरात के मैदान में फैली मिलती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जलोढ़ मिट्टी है। इसमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है, जिस कारण इसमें यूरिया खाद डालना फसल के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। इनमें पोटास की मात्रा अधिक है। इसके निक्षेपण के द्वारा भारत में उत्तर का मैदान, सिंध का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गोदावरी का मैदान और कावेरी का मैदान बने हैं। ये मृदा गेहूं के फसल के लिए उत्तम मानी जाती है। इसके अलावा इसमें धान एवं आलू की खेती भी की जाती है। इस मिट्टी का निर्माण बालुई मिट्टी एवं चिकनी मिट्टी के मिलने से हुआ है। इस मिट्टी के अंतर्गत बांगर एवं खादर मिट्टी आती है। अब बांगर क्या होती है और खादर क्या होती है ये भी हम जानेंगे। खादर नवीन जलोढ़ है जो प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में आती है, जो महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता को
बढ़ा देता है। बांगर क्या होता है? यह पुरानी जलोढ़ है जो 30 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, जिस कारण इसमें कंकड़ तथा अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती हैं। दृष्टिकोण से भारत में सबसे अधिक है। अब ये जो है भारत में सबसे अधिक है। अब आते काली मृदा पर। काली मृदा दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। इसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के कारण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। काली मृदा को दक्षिण भारत में रेगूर, केरल में शाली और उत्तर भारत में कीवाल के नाम से जाना जाता है। ये काली मृदा है। इसमें क्या होता है कि ये पानी को सोखने की क्षमता जो होती है इसमें बहुत प्रबल होती है, तो ये काली मिट्टी होती है। इस मृदा में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है, जबकि इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिना और पोटास की मात्रा भी पर्याप्त होती है। इस मृदा की उर्वरता अधिक होने के कारण इसमें निम्न फसलें उगाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं, जैसे कपास, तिलहन, सोयाबीन, मसूर, चना इत्यादि इसमें उगाई जाती हैं फसलें। यह मृदा गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर यह सिकुड़ जाती है। इस मृदा के रंग का काले होने का कारण इसमें लोहे की अंश की अधिकता होना है। नेक्स्ट है लाल मृदा। इस मृदा का निर्माण दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ जहां रवेदार अग्नि चट्टानें पाई जाती हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक क्षेत्रफल पर तमिलनाडु राज्य में लाल मिट्टी विस्तृत है। इसके अलावा यह छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में भी पाई जाती है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इस मृदा का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड मिले होने के कारण होता है, जैसे कि ये मृदा फसल के उत्पादन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें ज़्यादा करके मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, मकई इत्यादि होते हैं। जिस क्षेत्र में लाल मिट्टी होती है वह अधिक वर्षा होती है, जिस कारण लाल मिट्टी के रासायनिक तत्व अलग हो जाते हैं और इसका रंग पीला दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ईंट। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा, मतलब 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ पर होती है, के क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मृदा में वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निच्छालित हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं। निच्छालित मतलब क्या होना? अलग होना। तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ये लेटेराइट मृदा है, जिसमें से क्या होगा? सिलिका और किसके चूना के ऑक्साइड क्या अलग हो जाते हैं, तो जिसमें इसमें क्या बचता है? केवल लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम बचते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट, ह्यूमस और कैल्शियम की कमी होती है। ये मृदा कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। इसमें फसलों को उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में गाद और उर्वरक की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटेराइट मृदा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शुष्क मरुस्थल मृदा। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा व उत्तरी गुजरात के शुष्क प्रदेशों में यह मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू की अधिकता होती है, जिसमें लोहा एवं फास्फोरस समुचित मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है, परंतु सिंचित क्षेत्रों में इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि निच्छालन न होने के कारण पोषक तत्व मृदा की ऊपरी परत में मौजूद होते हैं। राजस्थान के गंगानगर जिले में पाई जाने वाली यह मिट्टी सिंचाई की सुविधा के कारण हरित क्रांति के क्षेत्र में सम्मिलित है। इस मृदा में मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, दलहन की फसलें पैदा की जाती हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें
और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय मृदा। यह मृदा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भाग तथा प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। इस मृदा में कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक होती है। इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ बागवानी कृषि की जाती है। नेक्स्ट है लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा। इस मृदा को क्षारीय मिट्टी, रेह मिट्टी, ऊसर मिट्टी एवं कलहर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर जल की निकास की सुविधा नहीं होती, जिस कारण मृदा में सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है। जिससे वह मिट्टी क्षारीय हो जाती है और इसमें नाइट्रोजन एवं चूने की कमी हो जाती है। इन मृदाओं का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में है। नेक्स्ट है जैविक मृदा, पीट मृदा या दलदली मृदा। ये मृदाएं भारी वर्षा एवं उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। यह मृदा केरल, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। यह इन मृदाओं में जैव पदार्थ की मात्रा 40 से 50% होती है। इस मृदा का रंग सामान्यतः गाढ़ा और काला होता है। इसमें फास्फोरस एवं पोटास की मात्रा कम होती है, लेकिन लवण की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये फसल के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा ताकि आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिले और आपको नोटिफिकेशन। धन्यवाद।